ओके डियर व्यूवर्स, सो हमने अपनी लास्ट वीडियो में अप टू क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो डिस्कस कर लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विच क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड कॉमनली अडॉप्टेड? ऑप्शन नंबर ए सोशियो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, सी फ्लोरिस्टिक क्लासिफिकेशन एंड डी इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जब हम एग्रोफॉरेस्ट्री के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो एग्रोफॉरेस्ट्री की जो क्लासिफिकेशन है वो मेजरली 4 टाइप्स में की जाती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल बेसिस के अकॉर्डिंग हम उनको दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ कॉम्पोनेंट एंड अरेंजमेंट ऑफ कॉम्पोनेंट्स। सेकेंडली हम उनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन क्लासीफाई करते हैं, और on the basis of function it is again categorized into 2 categories, that is productive and protective. thirdly हम इसको socio economically classify करते हैं, and in the socio-economic classification, we again classify them into 3 categories, that is commercial, intermediate and subsistence. And the 4th classification is the ecological classification. मैं इसका एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगी इस पे, और इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इसमें इन क्लासिफिकेशन में एग्रोफॉरेस्ट्री का जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कॉमनली उसको अडॉप्ट किया जाता है तो वो कौन सी क्लासिफिकेशन है? सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। In which agroforestry system agricultural crops is of secondary importance? इनमें से कौन सा एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम में जो एग्रीकल्चर क्रॉप होता है वो उसको सेकेंडरी इंपॉर्टेंस दी जाती है? तो ऑप्शंस है सिल्वी पास्चर। तो यहाँ पर देखिए आप इनके जो नाम है उससे ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिल्वी पास्चर इट मींस कि फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो सिल्वीकल्चर को दी जा रही है, एंड सेकंड जो है सेकंड आप इसका वर्ड देखेंगे दैट इज पास्चर। पास्चर मीन्स ग्रेजिंग, राइट? तो ये ऑप्शन तो नहीं है। सेकेंड ऑप्शन देखिए एग्री सिल्वीकल्चर। एग्री सिल्वीकल्चर में यहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो एग्रीकल्चर क्रॉप्स को दी जा रही है, और सेकेंड प्रेफरेंस जो है इट इज गिवन टू द सिल्वीकल्चर। तो दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी है सिल्वी एग्रीकल्चर। इट मीन्स जो फर्स्ट है फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो सिल्वीकल्चर को दी जा रही है, और सेकेंड प्रेफरेंस जो है इट इज गिवन टू द एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए डियर व्यूअर्स, आप इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू आपका जो आंसर है वो क्वेश्चन में ही छुपा होता है, ऑप्शंस में ही छुपा होता है, बस आपको ट्रिक्स आजमाने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The most prevalent agroforestry system in high rainfall areas of Kerala is। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि केरल में हाई रेनफॉल एरियाज हैं, तो वो किसके अंदर आएगा? ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स के अंदर। और ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स के लिए कौन सा एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम हम अडॉप्ट करते हैं? होम गार्डन। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज होम गार्डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। विच अमंग दिस ट्री स्पीशीज आर बेस्ट सूटेड फॉर अर्ली क्रॉपिंग? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट इज कैशिया सियामिया। अब कैशिया सियामिया के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ। जो कैशिया सियामिया जो होता है दिस, तो यहाँ पर जो है इट इज़ बेस्टली सूटेड फॉर अर्ली क्रॉपिंग। अर्ली क्रॉपिंग क्या होती है ये हमने ऑलरेडी अपने लास्ट लेक्चर में किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच अमंग दिस फैक्टर्स हैव डिग्रेडेड द इंडियन ग्रास लैंड्स द मोस्ट? इंडियन ग्रास लैंड्स जो है, ठीक, तो उनमें से कौन सा फैक्टर जो है उसको बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया हुआ है? सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग इज द फैक्टर जिसने इंडियन ग्रासलैंड्स को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट किया हुआ है। Okay, moving towards the next question. Carrying capacity is more related to, carrying capacity की अगर मैं बात करूँ तो carrying capacity जो है it is basically is the capacity as a species average population size in a particular habitat। अगर एक particular habitat है, एक particular हम habitat को consider कर रहे हैं तो वहाँ पर कितने population है, कौन सी species वहाँ पर है ना, और species का population size जो है it should be limited by the
एनवायरमेंटल फैक्टर्स, हम इसको किस बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक एडिक्वेट फूड उनके पास कितना है, शेल्टर, वहाँ का पानी कैसा है, और उनके अकॉर्डिंग कौन से हैबिटेट जो है वो यहाँ पर सर्वाइव कर पा रहे हैं, तो दैट इज बेसिकली द कैरिंग कैपेसिटी। तो कैरिंग कैपेसिटी जो है इट इज मोर रिलेटेड टू इम्प्रूवमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स। अगर ग्रासलैंड्स हैं तो वहाँ पर किस तरीके का एनवायरनमेंट है, किस तरीके की स्पीशीज वहाँ पे सर्वाइव कर रही है, अगर वैसी स्पीशीज सर्वाइव कर रही है तो वहाँ पर ग्रासलैंड्स को हम और कितना ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, लाइकवाइज। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। ट्रेड कॉमन नेम ऑफ डल्बर्जिया लैटिफोलिया इज रोजवुड। रोजवुड का जो Dalbergia latifolia is the scientific name for rosewood. Okay, next question. Animals feed in fenced pastures with control access is termed as paddoching. It's termed as paddoching. देखिए जो फेंस्ड पास्चर्स होते हैं, फेंस्ड पास्चर्स मतलब ऐसा ग्रासलैंड, राइट, ऐसा ग्रेजिंग लैंड जहाँ पर आपने फेंस कर दिया है, फेंसिंग कर दी है, राइट, बाउंड्री बना दिया है, और वहाँ पर आप एनिमल्स को प्रॉपरली फीड कर रहे हैं इन अ कंट्रोल्ड मैनर, है ना, ऐसा नहीं कि ओवर ग्रेजिंग हो जाएगी वहाँ पर। तो इसको हम, इसका जो साइंटिफिक टर्म होता है दैट इज पेडॉचिंग। ओके, नेक्स्ट question is Indian Grassland and Fodder Research Institute is located at Jhansi. Next question, rotation of arable crops with 2 or more years of sown pasture is called as lay farming. Next, forest products contribution to gross domestic product is 1.7%. Question number 27. Tree planted in silvi agriculture should be oriented in the east-west direction. जब आप सिल्वी एग्रीकल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं तो जो ट्रीज हैं उनका डायरेक्शन हमेशा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन पे होना चाहिए, तभी आप सिल्वी एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे और इसका जो आउटपुट है वो आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, मोस्ट कॉमन एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम प्रैक्टिस्ड इन अराइड रीजन्स आर, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, दैट इज एग्री सिल्वीकल्चरल सिस्टम्स। मैंने आपको लास्ट क्लास में टेबल जो है वो दे रखा था, उसमें सारी चीजें जो है गिवन है। चलिए, सोशल फॉरेस्ट्री वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय वेस्टोबी। सोशल फॉरेस्ट्री वॉज फर्स्ट adopted successfully in गुजरात। ये हमने अपने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में किया था, जब हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा था तो अब हमने ऑलरेडी ये किया हुआ है। ओके, वन महोत्सव इज अ फेस्टिवल ऑफ ट्री प्लांटिंग। नेक्स्ट, वन महोत्सव वॉज स्टार्टेड इन 1950। नेक्स्ट, नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड came into existence during 1985. ड्यूरिंग 1985। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफ कर देती हूँ कि नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड जो है इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1985 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, मेनली टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड्स, restoration of ecology and to meet the growing demands of fuel wood and fodder at the national level. So this was the objective of creating a board, that is NWDB, National Wasteland Development Board. Okay, next question. The plantation forestry in India was started the plantation forestry in India was started in 1842. तो प्लांटेशन फॉरेस्ट्री क्या होती है अगर हम वो देखें तो प्लांटेशन फॉरेस्ट्री या फॉरेस्ट प्लांटेशन जो है इट इज डिफाइंड एज दोज फॉरेस्ट स्टैंड्स एस्टैब्लिश्ड बाय प्लांटिंग एंड सीडिंग इन द प्रोसेस ऑफ एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन या रिफॉरेस्टेशन के ऑब्जेक्टिव से अगर आप फॉरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ सीडिंग्स या इन द फॉर्म ऑफ सैपलिंग्स अगर आप फॉरेस्ट ग्रो करते हैं तो दैट इज प्लांटेशन फॉरेस्ट्री एंड इट वाज स्टार्टेड इन इंडिया इन 1842। कहाँ से, कब, कौन से प्लेस से स्टार्ट किया गया, दिस इज योर टास्क, यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, नेक्स्ट, द मेजर स्पीशीज यूज्ड फॉर प्लांटिंग ऑन टैंक बेड इज
दैट इज द मेजर स्पीशीज, कौन से स्पीशीज जो हैं जिनको टैंक बेड में प्लांट किया जाता है, तो दैट इज अकाशिया निलोटिका। तो अकाशिया निलोटिका जो है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मल्टीपर्पज ट्री, बबूल, अकाशिया निलोटिका इज बबूल, ओके, and it is a very rich nutritious tree species and act as a fodder crop for different intercrops, okay. So टैंक बेड जो है उसके थ्रू जो है इसकी मेजर स्पीशीज जो है टैंक बेड में ही प्लांट किया जाता है, ओके। Which type of tree is better for noise abatement? तो that is evergreen trees. Heliotropic type of branching should be preferred for. तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं कि what is heliotropic और what do you mean by the term heliotropism? तो heliotropism जो है it is a form of tropism जहाँ पर प्लांट का जो मोशन है वो सीजनल होता है in the response direction to the sun. ट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है? ट्रोपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, जैसे जियोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म वर्ड यहाँ पर जियो आ रहा है, तो यहाँ पर जो प्लांट है उनकी ग्रोथ होगी बाय द ग्रेविटेशनल सिस्टम। या थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म इज द ट्रोपिज्म मीन्स मूवमेंट, तो यहाँ पर जो प्लांट मूवमेंट शो करेंगे इन द फॉर्म ऑफ टच। जैसे बेल जो होती है, बेल लता जो होती है, तो वो उसको जहाँ सपोर्ट मिलता है, उसको टच मिलता है, तो वो बढ़ती चली जाती है, तो दैट इज थिग्मोट्रोपिज्म। अब यहाँ पर हीलियोट्रोपिज्म बोला गया है, तो हीलियोट्रोपिज्म यहाँ पर क्या होगा? मोशन ऑफ प्लांट्स पार्ट्स इन द रिस्पॉन्स टू द डायरेक्शन ऑफ द सन, सन की डायरेक्शन में जो ट्री है वो ग्रोथ करता चला जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर जो प्रिफर्ड की जाती है तो दैट इज रोड साइड प्लांटिंग, फॉर रोड साइड प्लांटिंग। अब देखिए रोड साइड प्लांटिंग, अगर आप रोड के अलोंग द रोड साइड्स अगर आप प्लांटेशन कर रहे हैं, तो जो ट्रीज है अगर वो सन की डायरेक्शन में ग्रो करेगी तो उसके ब्रांचेस जो है वो ज़्यादा ब्रॉड नहीं होंगे और किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, मतलब जो प्लांट्स हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सन की तरफ ग्रो करेगी, ओके। क्वेश्चन नंबर 38, नीम एंड मैंगो आर प्रिफर्ड फॉर एवेन्यू प्लांटिंग। Question number 39, social forestry project in Tamil Nadu was first launched with the assistance of सीडा। अब सीडा क्या है ये भी हमने ऑलरेडी अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। सीडा इज व्हाट? स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, राइट। और ये कब हुआ था? इट वॉज बिटवीन 1981 to 1986, ये भी हमने डिस्कस किया था। सीडा प्रोजेक्ट phase first was implemented during 1981 to 86, okay। तो डियर व्यूवर्स आज के इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही, क्योंकि हमारा जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट वाला टॉपिक अभी बचा हुआ है, तो हम जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट पहले लेक्चर कंप्लीट करेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड विद आवर नेक्स्ट MCQs सेक्शन। कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग, थैंक यू।